नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कथा मंथन में आज की कहानी है ढपोर शंख, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इलाहाबाद में मेरे पुराने मित्र हैं जिन्हें दिल से मैं रतन समझता हूँ और पर पुकारता हूँ ढपोर शंख। इस बात का वह बुरा भी नहीं मानते। ईश्वर ने उन्हें जितना हृदय दिया है उसकी आधी भी बुद्धि दी होती तो आज वह कुछ और होते, और उन्हें हमेशा मैंने तंग हंसते ही देखा है, मगर किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं देखा। हम और वह बहुत दिनों तक साथ पड़े हैं, पर यह जानते हुए कि मेरे लिए 150 रुपये से उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है और मैं खुशी से करूँगा। कभी मुझसे एक पाई के रवादार ना हुए। अगर हीले से बच्चों को 2-4 रुपए दे देता हूँ तो विदा होते समय उसकी दुगनी रकम के मुरादाबादी बर्तन लादने पड़ते हैं। इसलिए मैंने यह नियम बना लिया है कि जब उनके पास जाता हूँ तो 1-2 दिन में जितनी बड़ी से बड़ी चप्पल दे सकता हूँ देता हूँ। मौसम में जो महंगी से महंगी चीज़ होती है वही खाता हूँ और मांग मांग कर खाता हूँ, मगर दिल के ऐसे भेया हैं कि अगर एक बार भी उधर से निकल जाऊँ और उनसे ना मिलूँ तो बुरी तरह डांट बताते हैं। इधर 2-3 साल से उनसे मुलाकात ना हुई थी। जी देखने को चाहता था। मई में नैनीताल जाते हुए उनसे मिलने के लिए उतर पड़ा। छोटा सा घर, छोटा सा परिवार। द्वार पर आवाज़ दी, ढपोर शंख। तुरंत बाहर निकल आए और गले लिपट गए। भीतर कदम रखा तो देवी जी के दर्शन हुए। छोटे बच्चे ने आकर प्रणाम किया। बस यही उनका परिवार। कमरे में गया तो देखा खतों का एक दफ्तर फैला हुआ है। खतों को सुरक्षित रखने की तो इनकी आदत है नहीं। ये खत किसके हैं? कौतूहल से पूछा। ये कूड़ा क्यों फैला रखा है? देवी जी मुस्कुराकर बोली, कूड़ा न कहिए, एक एक पत्र का साहित्य रतन है। आप तो इधर आए नहीं, इनके एक नए मित्र पैदा हो गए। यह उन्हीं के कर कमलों का प्रसाद है। ढपोर संघ ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें सिकोड़ कर कहा, तुम उसके नाम से क्यों इतना जलती हो? मेरी समझ में नहीं आता। अगर तुम्हारे 200-400 रुपये उस पर आते हैं तो मैं उसका देनदार मैं हूँ और अभी भी जीता जागता हूँ। किसी को बेईमान क्यों समझती हो? यह क्यों नहीं समझती कि उसे अभी सुविधा नहीं है, और फिर 200-400 रुपये एक मित्र के हाथों डूब ही जाए तो क्या मैं रोऊं? देवी जी जितनी रूपवती थी उतनी ही जबान की तेज थी। बोली, अगर ऐसा ही है तो ऐसे मित्रों को मैं मित्र नहीं समझती तो शत्रु किसे कहेंगे? सह सकती थी। आखिर तरेर कर बोली, यह क्यों नहीं कहते उल्लू बनाकर ले गया? ऊपर से हेकड़ी जताते हो दाल गिर जाने पर। तुम्हें भी सूखा अच्छा लगेगा? कोई आश्चर्य नहीं है। मैं जानती हूँ रुपया हाथ का मैल है, और यह भी समझती हूँ कि जिसके भाग्य में जितना होता है उतना ही वह खाता है, मगर यह मैं कभी न मानूंगी कि वह सज्जन था और आदर्शवादी था। और यह था वह था, साफ साफ क्यों नहीं कहते लंपट था, दगाबाज था। बस मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं। टपोर शंख ने गर्म होकर कहा, मैं यह नहीं मान सकता। देवी जी भी गर्म हो गई। मैंने पूछा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये किसका जिक्र कर रही है? कौन है वे? देवी जी ने बोला, इन्हीं से पूछो, इनका बहनोई था। ढपोर शंख ने झेप कर कहा, अजी एक साहित्य सेवी था, करुणाकर जोशी। बेचारा विपत्ति का मारा यहाँ आ पड़ा। उस वक्त तो यह भी भैया भैया करती थी, हलवा बना बना कर खिलाती थी और उसकी विपत्ति कथा सुनकर टसवे बहाती थी, और आज दगाबाज हो गया वह लंपट लबार। देवी जी ने कहा, यह तुम्हारी खातिर थी। मैं समझती थी लेख लिखते हैं, व्याख्यान देते हैं, साहित्य के मर्मज्ञ हैं, कुछ तो आदमी पहचानते होंगे, पर अब मालूम हुआ कि कलम घिसना और बात है, मनुष्य की नाड़ी पहचानना और बात। जोशी का वृत्तांत सुनने के लिए उत्सुक हो उठा। ढपोर संघ तो अपना पचड़ा सुनाने को तैयार थे, मगर देवी जी बोली कि खाने पीने से निर्वृत्त होकर ही पंचायत बैठे। मैंने भी इसे स्वीकार लिया। खाते पीते दोपहर हो गई। रात को जगा था, सोने की इच्छा हो रही थी, पर देवी जी कब मानने वाली थी? भोजन करके आ पहुंची और ढपोर संघ भी पत्रों का पुलिंदा समेटा वृतांत सुनाने लगा। इसके बाद कथा शुरू हुई। 2 साल से ज़्यादा हुए एक दिन मेरे पास एक पत्र आया जिसमें साहित्य सेवा के नाते एक ड्रामे की भूमिका लिखने की प्रेरणा की गई थी। करुणाकर जोशी का पत्र था। इस साहित्य कृति से मेरा उनसे यह प्रथम परिचय था। ढपोर संघ अपनी कथा सुनाने लगे। मैंने तुरंत जवाब दिया, आप ड्रामा भेज दीजिए। 1 सप्ताह में ड्रामा आ गया, पर अब के पत्र में भूमिका लिखने की ही कि नहीं, प्रकाशक ठीक कर देने की भी प्रार्थना की गई थी। मैं प्रकाशक के झंझट में पड़ता नहीं पड़ता। 2-1 बार पढ़कर कई मित्रों को जानी दुश्मन बना चुका हूँ। मैंने ड्रामे को पढ़ा, उस पर भूमिका लिखी और हस्तलिपि लौटा दी। ड्रामा मुझे बहुत सुंदर मालूम हुआ, इसलिए भूमिका भी प्रशंसनात्मक थी। 1 सप्ताह के बाद एक और लेख आया, और इसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर दीजिए, क्योंकि ढपोर संघ एक पत्रिका के संपादक हैं।
इसे गुण कहिए या दोष, मुझे दूसरों पर विश्वास बहुत जल्दी आ जाता है। इन पत्रों में इतनी विनय, इतना आग्रह, इतनी भक्ति होती थी कि मुझे जोशी से बिना साक्षात्कार के ही स्नेह हो गया। मालूम हुआ एक बड़े बाप का बेटा है, घर से इसलिए निर्वासित है कि उसके चाचा दहेज को की लंबी रकम लेकर उसका विवाह करना चाहते थे और यह उसे मंजूर ना हुआ। इस पर चाचा ने घर से निकाल दिया। बाप के पास गया। बाप आदर्श भक्त, भातृभक्त था। उसने चाचा के फैसले की अपील ना सुनी। ऐसी दशा में सिद्धांत का मारा युवक सिवाय घर से बाहर निकल भागने के और क्या करता। यूं वन वन पत्ते तोड़ता, द्वार द्वार ठोकरे खाता ग्वालियर आ गया था। उस पर मंदाग्नि का रोगी, जीर्ण ज्वर से ग्रस्त। आप ही बतलाइए, ऐसे आदमी से क्या सहानुभूति ना होती। फिर जब एक आदमी आपको प्रिय भाई साहब लिखता है, अपने मनोरहस्य आपके सामने खोलकर रखता है, तो आप उसकी मदद ना करेंगे। अच्छा, अब फिर ड्रामे की तरफ आइए। कई दिनों बाद जोशी का पत्र प्रयाग से आया। वह वहाँ के एक मासिक पत्रिका के संपादकीय विभाग में नौकर हो गया था। यह पत्र पाकर मुझे संतोष और आनंद कितना हुआ यह नहीं कह सकता। कितना उद्यमशील आदमी है, उसके प्रति मेरा स्नेह और भी प्रगाढ़ हो गया। पत्रिका का स्वामी संपादक सख्ती से पेश आता है। जरा सी देर हो जाने पर दिन भर की मजदूरी काट लेता है, बात बात पर घुड़कियां जमाता है। पर यह सत्याग्रही वीर सब कुछ सहकर अपने काम में लगा हुआ है। अपना भविष्य बनाने का ऐसा अवसर पाकर वह उसे कैसे छोड़ देता है। सारी बातें स्नेह और विश्वास बढ़ाने वाली थी जो वह पत्र में लिखता था। एक आदमी की इस तरह की कठिनाइयों का सामना करते देखकर किसे उससे प्रेम ना हुआ, गर्व ना होगा। प्रयाग में वह ज्यादा न ठहर सका। उसने मुझे लिखा, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, भूखों मरने को तैयार हूँ, पर आत्मसम्मान में दाग नहीं लगने दूंगा। कुवचन नहीं कह सकता। ऐसा चरित्र यदि आप पर प्रभाव ना डाले तो मैं क्या बोलूँ कि आपका हृदय शून्य है। एक सप्ताह के बाद प्रयाग से फिर का पत्र आया। यह व्यवहार मेरे लिए असहनीय हो चुका है। आज मैंने इस्तीफा दे दिया। यह न समझिए कि मैंने हल्के दिल से लगी लगाई रोजी छोड़ दी। मैंने यह सब किया जो मुझे करना चाहिए था, यहाँ तक कि कुछ वह भी किया जो ना करना चाहिए था, पर आत्मसम्मान का खून नहीं कर सकता। अगर यह कर सकता तो मुझे घर छोड़कर निकलने की क्या आवश्यकता थी। मैंने बम्बई जाकर अपनी किस्मत आजमाने का निश्चय किया है और दृढ़ संकल्प है मेरा कि अपने घर वालों के सामने हाथ ना फैलाऊंगा, उनसे दया की भिक्षा ना मांगूंगा। मुझे कुलीगिरी करना मंजूर है, टोकरी ढोना मंजूर है, पर अपनी आत्मा को कलंकित नहीं कर सकता। इसके इस प्रकार वचन पढ़कर मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। वह व्यक्ति अब मेरे लिए केवल ड्रामा का चरित्र नहीं था जिसके सुख से सुखी और दुख से दुखी होने पर हम दर्शक ही रहते। उत्कंठा से उसके बम्बई से आने वाले पत्र का इंतजार करने लगा। छठे दिन पत्र आया कि वह बम्बई में काम खोज रहा है। लिखा था, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। फिर 2-2, 4-4 दिन के अंतर में कई पत्र आए कि वह वीरों की भांति कठिनाइयों का सामना कर रहा है। हालांकि 3 दिन से उससे भोजन ना मिला था। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा कि वह बेचारा इतने कष्ट उठा रहा है और तुम बैठे देख रहे हो। कुछ रुपए से उसकी मदद क्यों नहीं कर देते। जब कई दिनों की बेचैनी भरे इंतजार के बाद यह समाचार मिला कि एक साप्ताहिक पत्र के संपादकीय विभाग में जगह पा गया है, तो मैंने आराम की सांस ली। साप्ताहिक में जोशी के लेख निकलने लगे जिन्हें उन्हें पढ़कर मुझे गर्व होता। कितने सजीव विचार भरे थे। उन सभी लेख मैंने मांगे, पर उसने मुझसे भी कुछ लेख मांगे, पर मुझे अवकाश ना था। लेकिन शायद बाधाएं उसका हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। पत्र के ग्राहक कम थे। चंदे और डोनेशन से काम चलता था। रुपए हाथ आ जाते तो कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा वेतन मिल जाता, नहीं तो कोई आसरा नहीं था। इस दशा में गरीब ने 3 महीने काटे। आशा थी कि 3 महीने बाद हिसाब होगा तो अच्छी रकम हाथ लगेगी, मगर वहाँ से सूखा जवाब मिला। सज्जनता के नाते लोग आधे वेतन पर काम कर सकते थे, लेकिन पेट बांध कर काम करना तो मुमकिन नहीं था। और फिर बम्बई का खर्च। बेचारे जोशी को फिर ठोकरें खानी पड़ी। मैंने एक खत पढ़ा तो बहुत दुख हुआ। ईश्वर ने मुझे यह योग्य न बनाया, नहीं तो बेचारा क्यों पेट के लिए मारा मारा फिरता। अब की बार बहुत हैरान ना होना पड़ा। किसी मिल में गांठों पर नंबर लिखने का काम मिल गया। 1 रुपया रोज मजूरी थी। बम्बई में 1 रुपया इधर के 4 आने के बराबर समझो। कैसे काम चलाता था बेचारा, ईश्वर ही जाने। कई दिन के बाद एक उसका लंबा पत्र आया। एक जर्मन एजेंसी उसे रखने पर तैयार थी अगर तुरंत 100 रुपये की जमानत दे सके तो। एजेंसी के यहाँ के फौजों में जूते, सिगार, साबुन आदि सप्लाई करने का काम करती थी। अगर यह जगह मिल जाती तो उसके दिन आराम से कटने लगते। लिखा था, अब जिंदगी से तंग आ गया हूँ। हिम्मत ने जवाब दे दिया,
आत्महत्या करने के सिवा और कोई उपाय नहीं सूझता। केवल माताजी की चिंता है, अगर मर गया तो वह रो रो के प्राण दे देंगी। लेकिन जमानत कहाँ से लाऊं? बस कल ही का दिन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पत्र ने मेरी कृपण प्रकृति को भी वशीभूत कर लिया। इच्छा हो जाने पर कोई ना कोई राह निकल जाती है। सो मैंने भी रुपया भेजने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इससे बड़ा रुपयों का और क्या सदुपयोग हो सकता है। देवी जी की सलाह ली, वह बड़ी खुशी से राजी हो गई। हालांकि अब सारा दोष मेरे ही सिर मढ़ रही हैं। कल रुपयों का पहुंचना आवश्यकता, नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। मनी ऑर्डर 3 दिन में पहुंचेगा। मैं तुरंत तार घर गया और तार से रुपए भेज दिए। उस पत्र को कभी ना भूलूंगा जो धन्यवाद के रूप में चौथे दिन मुझे मिला। कैसे सच्चे उद्गार थे। बम्बई से कई दिन के बाद एक पत्र आया कि एजेंसी ने उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे काशी नियुक्त कर दिया है और वह काशी आ रहा है। उसे वेतन के उपरांत भत्ता भी मिलेगा। और मैंने सोचा कि शायद वह मेरे 100 रुपये लौटा देगा। इसका उसने कोई जवाब न लिखा था। इससे उसके आत्मसम्मान का पता चलता है। मगर 1 महीने में काशी से उसका जी भर गया। शिकायत से भरे पत्र आने लगे। सुबह से शाम तक फौजी आदमियों की खुशामद करनी पड़ती है। सुबह का गया 10 बजे, रात को आता हूँ। उस वक्त अकेला अंधेरा घर देखकर चित्त दुख से भर जाता है। किससे बोलूँ, किससे हंसूँ। बाजार की पूरियाँ खाते खाते तंग आ गया हूँ। मैंने समझा था कुछ दिन चैन से कटेंगे, लेकिन मालूम होता है अभी किस्मत में ठोकरे खाना लिखा है। मैं इस तरह जीवित नहीं रह सकता। रात रात भर रोता रहता हूँ आदि। मैं इस पत्र का जवाब देने जा ही रहा था कि फिर पत्र आया कि मैं कल देहरादून एक्सप्रेस से आ रहा हूँ। और दूसरे दिन ही वह मेरे घर आ पहुँचा। दुबला सा आदमी, सावला रंग, लंबा मुंह, बड़ी बड़ी आंखें, अंग्रेजी वेश, साथ में कई चमड़े के ट्रंक, एक सूटकेस, एक होल्डाल। मैं तो उसका ठाठ देखकर दंग रह गया। देवी जी ने टिप्पणी की, फिर भी न चेते। मैंने समझा था गाड़े का कुर्ता, चप्पल, ज़्यादा से ज़्यादा फाउंटेन पेन वाला आदमी होगा, मगर यह महाशय तो पूरे साफ बहादुर निकले। मुझे इस छोटे से घर में उन्हें ठहराते हुए भी संकोच आ रहा था तो वह दुबला पतला, मगर इतना फुर्तीला, बातचीत में चतुर। एक जुमला अंग्रेजी बोलता और एक जुमला हिंदी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने इस्तीफ़ा दे दिया? नहीं नहीं, अभी तो छुट्टी लेकर आया हूँ। अभी इस महीने का वेतन भी नहीं मिला है। मैंने लिख दिया है, यहाँ के पते पर भेज दे। नौकरी तो अच्छी है, मगर काम बहुत करना पड़ता है और मुझे लिखने का अवसर ही नहीं मिलता। खैर, रात को मैंने इसी कमरे में उन्हें सुलाया और दूसरे दिन एक होटल में प्रबंध कर दिया। होटल वाले पेशगी रुपये लेते। जोशी के पास तो रुपये थे नहीं। मुझे 30 रुपये देने पड़े। मैंने समझा इसका वेतन तो आता ही होगा, ले लूँगा। यहाँ मेरे एक माथुर मित्र हैं, उनसे भी मैंने जोशी का जिक्र किया था। उसके आने की खबर पाते ही वे होटल दौड़े। दोनों में दोस्ती हो गई। जोशी 2-3 बार दिन में, एक बार रात को जरूर आते और खूब बातें करते। देवी जी उनको हाथों पर लिए रहती। कभी उनके लिए पकौड़ियाँ बना रही हैं तो कभी हलवा। इस तरीके से 1 महीना गुजर गया, पर जोशी का वेतन ना आया। मैंने पूछा भी नहीं। सोचा अपने दिल में क्या समझेगा। अपने होटल वाले रुपयों का तगाजा कर रहे हैं। माथुर के घर भी उसका आना जाना शुरू कर दिया। दोनों साथ घूमते, साथ रहते। जोशी जब आते माथुर का बखान करते और माथुर जब आते तो जोशी की तारीफ करते। एक दिन मुझसे एक ड्रामे की बड़ी तारीफ की। वह ड्रामा कलकत्ते में खेला गया था। ड्रामे के 2-4 टुकड़े उसने मुझे सुनाए। मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया। उसने काशी के एक प्रकाशक को वह ड्रामा भेज दिया था, जिसे कुल 25 रुपये में बेचा था। मैंने कहा, वापस मंगा लो, रुपये मैं दे दूंगा। 3-4 दिन बाद मालूम हुआ कि प्रकाशक अब ड्रामा देने से मना कर रहा है। वापस देने के वो 50 रुपये मांग रहा है। कहता है क्योंकि इसका कुछ अंश सब चुका है। मैंने कहा, वापस मंगा लो, 50 रुपये सही। ड्रामा वीपी से वापस आया। मैंने उसे 50 रुपये दे दिए। धीरे धीरे महीना ख़त्म हो रहा था। होटल वाले दूसरा महीना शुरू होते ही पेशगी मांगेंगे। मैं इसी चिंता में था कि जोशी ने आकर कहा, मैं अब माथुर के साथ रहूँगा। बेचारा गरीब आदमी है, अगर मैं 20 रुपये भी दे दूँगा तो उसका काम चल जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन माथुर के घर डट गया। जब आता तो माथुर के घर का कोई ना कोई रहस्य वह मेरे पास लेकर आता। यह तो मैं जानता था कि माथुर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। बेचारा रेलवे के दफ्तर में नौकर है। नौकरी भी छूट गई थी, मगर यह ना मालूम था कि उसके यहाँ फाके हो रहे हैं। कभी मकान मालिक आकर गालियाँ सुना जाता है, तो कभी दूध वाला, कभी बनिया, कभी कपड़े वाला। बेचारा उनसे मुंह छिपाता फिरता है। जोशी आंखों में आंसू भर भर कर उसके संकटों की करुण कहानी कहता और रोता। मैं तो जानता था मैं ही एक आफत का मारा हूँ। माथुर की दशा देखकर मुझे अपनी विपत्ति भूल गई। द्वार पर जा पड़ू, 2 रोटियां मिल जाएंगी, मगर माथुर के पीछे तो पूरा खटाला है। माँ, 2 विधवा बहनें, 1 भांजी, 2 भांजे, एक छोटा भाई।
इतने बड़े परिवार के लिए 50 रुपये तो केवल रोटी दाल के लिए चाहिए। माथुर सच्चा वीर है, देवता है जो इतने बड़े परिवार का पालन कर रहा है। फिर उसकी कहानी शुरू हुई कि एक दिन आकर बोला, आज मैंने माथुर के उद्धार का उपाय निकाल लिया है। मेरे एक माथुर मित्र बैरिस्टर हैं, उनसे जग्गो यानी माथुर की भांजी के विवाह के विषय में पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। उसकी एक विधवा बहन दोनों बच्चों के साथ ससुराल भेज दूंगा, दूसरी विधवा बहन अपने देवर के पास जाने को राजी है। बस 3-4 आदमी रह जाएंगे, कुछ मैं दे दूंगा, कुछ माथुर पैदा कर गुजर हो जाएगा। मगर आज उसके घर 2 महीनों का किराया देना पड़ेगा। मकान मालिक ने सुबह से ही धरना दे रखा है, कहता है कि किराया लेकर ही हटूंगा। आपके पास 30 रुपये हो तो दे दीजिए। माथुर के छोटे भाई का वेतन कल परसों तक मिल जाएगा, रुपए मिल जाएंगे। एक मित्र संकट में पड़ा हुआ है, दूसरा मित्र उसकी सिफारिश कर रहा है। मुझे इनकार करने का साहस न हुआ, सो मैंने रुपए दे दिए। मगर मुझे यह उलझन होने लगी कि इस तरह तो मेरा कचूमर ही निकल जाएगा। माथुर एक न एक संकट रोज ही सवार रहेगा, मैं कहाँ तक उसे उबारूंगा। जोशी भी जान खा रहा है कि कहीं कोई जगह दिला दो। संयोग से उन्हीं दिनों एक आगरे के मित्र आ निकले, काउंसिलर के मेंबर थे, अब जेल में हैं। गाने बजाने का शौक है, 2-1 ड्रामे भी लिख चुके हैं, अच्छे अच्छे रईसों से परिचय है, खुद भी बड़े रसिक हैं। अब कि वह आए तो मैंने जोशी का जिक्र उनसे किया, उनका ड्रामा भी सुनाया। बोले तो उसे मेरे साथ भेज दीजिए, अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लूँगा, मेरे घर में रहे, मेरे साथ घर के आदमी की तरह। जेब खर्च के लिए मैं उसे 30 रुपये दे दूँगा और मेरे साथ वह ड्रामा लिखे। मैं फूला ना समाया। जोशी को कहा, वह भी तैयार हो गया, लेकिन जाने के पहले उसे फिर कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ी। एक भले आदमी के साथ फटे हाल तो जाते बनता नहीं, यह कहाँ उचित है। बहुत काट छाट करने पर भी 40 रुपये का खर्च निकल आया। जूते टूट गए हैं, धोतियाँ फट गई हैं और कई खर्च थे, सो इस वक्त याद नहीं आते। मेरे पास रुपये न आते, पर पत्नी से मांगने का मेरे को साहस ना हुआ। पर फिर भी मैंने देवी जी को बहुत समझाया और उसकी बचत खाते से 40 रुपये दिए। रुपये पाकर जोशी ने ठाठ बनाया, काउंसिल साहब के साथ चले। मैं स्टेशन तक पहुंचाने गया, माथुर भी गया। लौटा तो मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। माथुर ने कहा, बड़ा मोहब्बती आदमी है। हाँ, मुझे तो अब घर अच्छा नहीं लगेगा, घर के सब आदमी रोते हैं, मालूम होता है कि जैसे कोई गैर आदमी न था। अम्मा उसे अपने लड़कों की तरह बात करती थी। बदनसीब आदमी है, नहीं तो जिसका बाप 2000 रुपये माहवारी कमाता हो यूँ मारा मारा फिरे। दार्जिलिंग में इनके बाप की 2 कोठियाँ हैं। हाँ, IMS है। जोशी मुझे भी वहीं ले जाना चाहता है, 1-2 साल वहाँ हो जाएगा, कहता है कि मैं तुम्हें मोटर एजेंसी खुला दूंगा। इस तरह पुलाव पकाते हुए हम लोग घर आ गए। मैं दिल से खुश था कि चलो अच्छा हुआ, जोशी के लिए अच्छा सिलसिला निकल आया और मुझे आशा बन चली कि अब की उसे वेतन मिलेगा तो वह मेरे रुपए दे देगा, 4-5 महीने से चुकता कर देगा। हिसाब लगाकर देखा तो अच्छी खासी रकम हो गई थी। मेरे दिल में समझा यह भी अच्छा ही हुआ, यूं जमा करता तो कभी ना जमा होते, इस बहाने जमा तो हो गए। सोचा कि अपने मित्र से जोशी के वेतन आने के रुपए में पेशगी क्यों ना ले लूं, उसके वेतन में महीने महीने काटते रहिएगा। लेकिन अभी मुश्किल से 1 सप्ताह हुआ होगा कि एक दिन देखता हूँ कि जोशी और माथुर दोनों चले आ रहे हैं। मुझे भय हुआ कहीं जोशी फिर तो नहीं छोड़ गए, नौकरी छोड़ा है। लेकिन शंका को दबाता बोला, कहो वही कब आए, मजे में तो हो। जोशी ने बैठकर एक सिगार जलाया, बोला, बहुत अच्छी तरह से हूँ। मेरे बाबू साहब बड़े सज्जन आदमी हैं, मेरे लिए एक कमरा खाली करा दिया है, साथ ही खिलाते हैं और बिल्कुल भाई की तरह रखते हैं। आजकल किसी काम से दिल्ली गए हैं, मैंने सोचा यहाँ पड़े पड़े क्या करूँ, तब तक आप ही लोगों से मिलता हूँ। चलते वक्त बाबू साहब ने मुझसे कहा था मुरादाबाद के थोड़े से बर्तन लेते आना, मगर शायद रुपए देने याद नहीं रहे। मैंने उस वक्त मांगना भी उचित ना समझा। आप एक 50 रुपये दे दीजिए, मैं परसों तक जाऊंगा और वहाँ से जाते जाते भिजवा दूंगा। आप तो जानते हैं रुपए के मामले में वे कितने खरे हैं। मैंने जरा रुखाई के साथ कहा, रुपए तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो लगा, लेकिन अपने सज्जन मित्र का वास्ता था। मैंने रुखाई दिखाने के बावजूद भी जो है किसी तरीके से इंतजाम करके रुपए जोशी को दे दिए। शाम को माथुर ने आकर कहा, जोशी तो चले गए, कहते थे बाबू साहब का तार आ गया है, बड़ा उदार आदमी है। मालूम ही नहीं था कोई भारी आदमी है, स्वभाव भी बालकों सा है। भांजी की शादी तय करने को कहते हैं, लेन देन का तो कोई जिक्र ही नहीं है, पर कुछ तो नज़र देनी ही पड़ेगी। बैरिस्टर साहब, उनसे विवाह हो रहा है, दिल्ली के रहने वाले हैं, उसके पास जाकर नज़र देनी हो गई। जोशी जी चले जाएंगे। आज मैंने रुपए भी दे दिए। चलिए, एक बड़ी चिंता सिर से टली, भांजी की शादी की। रुपए तो तुम्हारे पास नहीं थे। रुपए कहाँ थे साहब, माथुर ने कहा, एक महाजन से स्टाम्प लिख कर लिए हैं, 2 रुपये सैकड़े सूद पर।
तो साहब इस तरह 2 महीने गुजरे। इस बीच में जोशी 2-3 बार आए मगर मुझसे कुछ मांगा नहीं। हाँ, अपने बाबू साहब के संबंध में तरह तरह की बातें की जिनसे मुझे 2-4 गल्प लिखने की सामग्री मिल गई। मई का महीना था। एक दिन प्रातःकाल जोशी जी फिर आ पहुंचे। मैंने पूछा तो मालूम हुआ बाबू साहब नैनीताल चले गए, इन्हें भी ले जाते, पर ये इतने मोहब्बती हैं कि उन्होंने वहाँ जाना उचित न समझा, हमसे मिलने के लिए यहाँ चले आए। देवी जी ने तो फुलझड़ी छोड़ी। कितना त्यागी था बेचारा, नैनीताल की भाड़ छोड़कर यहाँ गर्मी में प्राण देने चला आया। ढपोर संग इसका कुछ उत्तर न देकर पुनः कथा शुरू की। जोशी ने हंसकर बोला, भाग्य में तो नई नई विपत्तियां लिखी हैं, उनसे कैसे जान बच सकती है। अब की एक नई विपत्ति सिर पर आ पड़ी। यह कहिए कि आपका आशीर्वाद था, जान बच गई, नहीं तो अब जमुना जी में बहा चला जाता था। एक दिन जमुना किनारे सैर कर रहा था। तैराकी का मैच था। बहुत से आदमी तमाशा देखने आए थे। मैं एक जगह खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। मुझसे थोड़ी दूर पर एक महाशय एक युवती के साथ खड़े थे। मैंने बातचीत की तो मालूम हुआ मेरी ही बिरादरी का है। मुझसे स्नेह की बातें करने लगे। मुझे इस तरह ठोकरें खाते हुए बहुत दिन हो गए, क्यों नहीं चले जाते अपने माँ बाप के पास आदि आदि। सहसा एक युवक उसी तरफ आ निकला और वृद्ध महाशय तथा युवती को देखकर बोला, आपको शर्म नहीं आती कि आप अपनी युवती कन्या को इस तरह मेले में लिए खड़े हैं। वृद्ध महाशय का मुंह जरा सा निकल आया। युवती तुरंत घूंघट निकालकर पीछे हट गई। मालूम हुआ कि उसका विवाह इस युवक से ठहरा है। वृद्ध उदार सामाजिक विचारों के आदमी थे, पर्दे के कायल न थे, और युवक व्यस्त से युवक होकर खूसट विचारों वाला, पर्दे का कट्टर पक्षपाती। आखिर बूढ़े बाबा भी तेज हुए। दोनों में झगड़ा होने लगा। वृद्ध को भी क्रोध आया। बोला, मैं तुम जैसे लंपट से अपनी कन्या का विवाह ना करूंगा। युवक ने क्रोध में के आवेश में वृद्ध का हाथ पकड़कर धक्का मार दिया। बातों से न जीत कर अब वह हाथों से काम लेना चाहता था। वृद्ध को धक्का मारा, धक्का खाकर वह गिर पड़े। मैंने लपक कर उस युवक को डांटा और उन्हें उठाया। अब वह वृद्ध को छोड़कर मुझसे लिपट गया। कुश्तीबाज तो मैं था नहीं, कुश्ती होने लग गई। तुरंत लोगों ने आकर बीच बचाव कर दिया। युवक बूढ़े बाबा से जाते जाते कह गया कि तुम अपनी लड़की को वेश्या बनाकर बाजार में घुमाना चाहते हो तो घुमाओ, अब मैं इससे विवाह नहीं करना चाहता। वृद्ध चुपचाप खड़े थे और युवती रो रही थी। कहा ना गया। मैंने कहा, महाशय आप मेरे पिता तुल्य हैं और मुझे जानते हैं। यदि आप मुझे योग्य समझे तो मैं इन देवी जी को अपनी हृदयश्वरी बनाना चाहता हूँ। बूढ़े बाबा ने मुझे इसकी सहर्ष अनुमति दे दी। युवती से मिलकर मुझे ज्ञात है वह रमणियों में रत्न है। युवती आपकी पत्रिका बराबर पढ़ती है और आपसे बड़ी श्रद्धा रखती है। जून में विवाह होना निश्चित हुआ है। मैंने स्पष्ट कह दिया, मैं जेवर कपड़े नाम मात्र को लाऊंगा, ना कोई धूमधाम करूंगा। वृद्ध ने कहा, मैं तो स्वयं ही यही कहने वाला था कि कोई तैयारी नहीं चाहता, ना धूमधाम की मुझे इच्छा है। और जब मैंने आपका नाम लिया तो वह बड़े के तुल्य हैं, बहुत प्रसन्न हुए। आपके लेखों को बड़े आदर से देखते हैं। इस पर मैंने कुछ खिन्न होकर कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन इस समय तुम विवाह के लिए सामर्थ्य में तो हो ही नहीं, और कुछ ना हो तो कम से कम 50 रुपये की बंधी बधाई आमंदनी तो होनी चाहिए विवाह से पहले। जोशी ने कहा, भाई साहब मेरा उद्धार तो विवाह से ही होगा। मेरा घर से निकलने का कारण भी विवाही था और घर वापस जाने का कारण भी विवाही होगा। जिस समय प्रमिला हाथ बांधे जाकर पिताजी के चरणों में गिर पड़ेगी तो उनका पाषाण हृदय भी पिघल जाएगा। इस पर मैंने उसके विवाह का तखमीना लगा लिया। कुल 300 का खर्च था। यह 300-400 रुपये मुझे ससुराल से मिलेंगे। मैंने सोचा प्रमिला को पहले यहाँ ले आऊँगा, फिर यहीं से वह घर में पत्र लिखेगी और आप देखिएगा तीसरे दिन ही चचा साहब गहनों की पिटारी लिए आ पहुँचेंगे। विवाह हो जाने के बाद तो वह कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैंने विवाह की उन्हें अभी खबर नहीं दी है। तो तब तक जब वो गहने लेकर आएंगे तो मैं आपको रुपए दे दूंगा। तब तक आप 300-400 रुपये का प्रबंध कर दीजिए। इस पर मैंने कहा, मेरे पास तो अभी रुपए हैं नहीं भाई, 300 रुपये कहाँ से लाऊंगा। जोशी ने कहा, 300 रुपये नगद नहीं थोड़ी ना लगेंगे, कोई 100 रुपये के कपड़े लगेंगे, 100 रुपये की 1-2 सुहाग की चीज़ें बनवा लूँगा और 100 रुपये रहा खर्च समझ लीजिए। उनका मकान काशीपुर में है, वहीं से विवाह होगा। आपके सामने जो बंगाली सोनार है उसके कहने से 1 सप्ताह के बाद जो जो चीज़ें मांगूंगा दे देगा, पैसे 1 सप्ताह बाद दे दीजिएगा। बजाज से भी यह कह दीजिएगा, कपड़े बन जाएंगे। नगद मुझे कुछ 100 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, ज्यों ही रुपये मिलेंगे त्यों ही आपको लौटा दूंगा। बारात में आप और माथुर के सिवा कोई तीसरा आदमी नहीं होगा। मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन जिस तरह आप सबने मेरी को भाई समझकर सहायता किया उसी तरह एक बार और कर दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप इस शुभ कार्य में आपत्ति ना करेंगे। देवी जी बोली, मैं तो कहती थी कि 1 पैसा मत दो, कह दो तुम्हारी शादी विवाह बाबा तुम ही समझो।
ढपोर संघ ने कहा, हाँ तुमने अब की बार समझाया जरूर था, लेकिन मैं क्या करता। अब इस वृत्तांत को आगे ना बढ़ाऊंगा। सारांश यह है कि जोशी ने ढपोर संघ के मत्थे 100 रुपये के कपड़े, 100 रुपये के गहनों का बोझ और लाद दिया, और बेचारे ने एक मित्र से 100 रुपये उधार ला कर दिए सफ़र खर्च के लिए। 100 अलग। खुद ब्याह में शरीक हुए। ब्याह में अच्छी खासी धूमधाम रही। कन्या के पिता ने मेहमानों का आदर सत्कार खूब किया। उन्हें जल्दी थी, इसलिए वह खुद तो दूसरे दिन चले आए। माथुर जोशी के साथ विवाह के अंत तक रहा। ढपोर संघ को आशा थी कि जोशी ससुराल के रुपए पाते ही माथुर के हाथ भेज देगा या खुद लेता आएगा, मगर माथुर भी दूसरे दिन आ गए खाली हाथ, और खबर ली कि जोशी को ससुराल में कुछ भी नहीं, हाथ नहीं लगा। माथुर से उन्हें अब यह मालूम हुआ कि लड़की तो जमुना तट पर मिलने की बात सर्वथा निर्मूल थी। इस लड़की से जोशी बहुत दिनों तक पत्र व्यवहार करता आ रहा था। फिर तो ढपोर संघ के कान खड़े हो गए। माथुर से पूछा, अच्छा यह बिल्कुल कल्पना थी उसकी? जी हाँ, माथुर ने कहा। तो तुम्हारी बांजी के विवाह का क्या हुआ? माथुर बोला, अभी तो कुछ नहीं हुआ, मगर जोशी ने तो कई महीने तुमसे तुम्हारी बहुत सहायता की है। माथुर बोला, मेरी सहायता वह क्या करता, दोनों जून भले भोजन मेरे घर में और कर लेता था। ढपोर संघ बोला, तुम्हारे नाम पर तो उसने मेरे से जो रुपए लिए वह तुम्हें दिए? क्या, मेरे नाम पर? माथुर एकदम चौंक गया। मेरे नाम पर तुमसे रुपए लिए? हाँ भाई, तुम्हारे घर का किराया देने के लिए तो ले गया था वो। सरासर बेईमानी। मुझे उसने एक पैसा भी नहीं दिया, उल्टे एक महाजन से मेरे नाम पर 100 रुपये का स्टाम्प लिखकर रुपए लिए। मैं क्या जानता था कि धोखा दे रहा है। संयोग से उसी वक्त आगरा से वे सज्जन भी आ गए जिनके पास जोशी ने कुछ दिनों तक काम किया था। उन्होंने माथुर को देखकर पूछा, अच्छा बाप अभी जिंदा है? जोशी ने तो कहा था माथुर मर गया। माथुर ने हंसकर कहा, मेरे सिर में तो दर्द भी नहीं हुआ। ढपोर संघ ने पूछा, आपके मुरादाबादी बर्तन तो मिल गए? आगरा निवासी मित्र ने कौतूहल से पूछा, कैसे मुरादाबादी बर्तन? वही जो जोशी के मार्फत आपने मंगवाए थे। मैंने तो कभी कोई चीज़ नहीं मंगाई, और मुझे ज़रूरत होती तो आपको सीधा ना लिखता। माथुर ने हंसकर कहा, तो यह रुपए भी उसने हजम कर लिए। आगरा निवासी मित्र बोले, मुझसे भी तो तुम्हारी मृत्यु के बहाने 100 रुपये ले आया था। एक तो जलिया निकाला, उफ कितना बड़ा चकमा दे गया। जिंदगी में यह पहला मौका है मैं यूं बेवकूफ़ बना। बच्चा को पा जाऊं तो 3 साल की जेल भिजवा दूं। कहाँ हैं आजकल? अभी तो ससुराल में हैं। ढपोर संघ का वृतांत समाप्त हो गया। जोशी ने उन्हीं को नहीं, माथुर जैसे गरीब आगरा निवासी सज्जन जैसे घाक को भी उल्टे छुरे से मुड़ा। अगर भंडा ना फूट गया होता तो अभी न जाने कितने दिनों तक मुड़ता। उसकी इन मौलिक चालों पर मैं भी मुग्ध हो गया। बेशक यह फन का उस्ताद है, छोटा गर्ग। देवी जी बोली, सुन ली साहब ने सारी कथा? मैंने डरते हुए कहा, हाँ सुन तो ली है। अब आपने पूरी कथा तो सुन ली है। अब आप इसका फैसला कीजिए कि जिसका बाप 2000 रुपये महीना पाता है, जिसके चाचा की आमदनी 1000 रुपये मासिक है, लाखों की जायदाद है, वह क्या वह ऐसे मांगता फिरता किसी से पैसे रुपए? हाँ, यह मैं स्वीकार करती हूँ कि शुरू में मैंने भी धोखे खाए। मेरे को उस पर संदेह होने लगा, और उसके विवाह के समय तो मैंने जोर देकर इनसे कहा था कि 1 पाई भी ना दीजिए। किंतु मेरा धोखे में आ जाना क्षम्य है, क्योंकि हम लोग घर से स्त्रियां हैं, घर से बाहर नहीं निकलती। पर यह तो लेखक हैं, विचारक हैं, उपदेशक हैं, ये क्यों धोखे में आए? मैं निष्पक्ष आपसे न्याय चाहती हूँ। ढपोर संघ ने दर्दनाक आंखों से मेरी ओर देखा, मानो भिक्षा मांग रही हूँ। मैंने कृत्रिम गंभीरता से अपना निर्णय सुनाया कि मेरे मित्र ने कुछ भावुकता से अवश्य काम लिया है, पर उनकी सज्जनता निर्विवाद है। ढपोर संघ सुनते ही उछल पड़े और गले से लिपट गए, और देवी जी ने सगर्व नेत्रों से देखकर कहा, यह तो मैं जानती थी कि चोर चोर मौसेरे भाई होंगे, परंतु आज देख भी लिया। आपने उनका पक्ष ले लिया। मैं आपको पहचान गई। उस दिन से 2-3 बार देवी जी से भेंट हो चुकी है, और वही फटकार सुननी पड़ती है। वह ना क्षमा चाहती हैं और ना क्षमा कर सकती हैं, और ना मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किंतु इस विचार के साथ कि यह 1-2 आदमी के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सज्जनता का अंत तो नहीं कर सकता, क्या यह उचित होगा?